नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वो मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने कार्य में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। करेला की खेती से अच्छी आमदनी कमा रहे सफल किसान की कहानी। पशुओं में बाह्य परजीवियों की समस्या और निदान। मौसम पूर्वानुमान के आंकड़ों के आधार पर यूपी के किसानों को कृषि सलाह। राज्य के बहुत से किसान भाई विभिन्न फसलों की खेती करके अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं और आज हम आपको ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो करेले की खेती करके अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। किसान भाइयों, झारखंड राज्य आज भी कृषि के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे झारखंड की तस्वीर बदल रही है। जी हां, सही सुना आपने। अब यहां प्रगतिशील किसान खेती बाड़ी की आधुनिक तकनीकों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में नए आयाम छूने लगे हैं और इन्हीं सफल किसानों में से आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिला रांची के प्रगतिशील किसान बैजनाथ महतो से, जिन्होंने ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से करेले की खेती कर लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। मैं अभी आप मेरा खेत में देख रहे हैं लहलहाते हुए करेला का फसल लगा हुआ है और जिसका कि मैं चौथा हार्वेस्ट कर चुका हूं और लगभग इसका हार्वेस्ट 2 महीना चलेगा। क्योंकि आप ये जो करेला देख रहे हैं अभी लहलहाते हुए, इससे पहले मैं इस खेत पर मल्चिंग और ड्रिप के माध्यम से खीरा लगाया हुआ था। खीरा का फसल लेने के बाद में स्टैकिंग चूँकि खीरा में हम किए हुए थे, तो उसी स्टैकिंग का लाभ लेते हुए मैंने सोचा कि कुछ इसमें फिर लत्तर का ही खेती किया जाए, तो मैंने करेला का चुनाव किया और मैंने उसी स्टैकिंग पर करेला का खेती कर दिया। तो इस तरह से 2 महीना के अंतराल पर 2 एकड़ का जो मैं करेला का खेती किया हूँ, उसमें अगर यदि सारा खर्च जोड़ दिया जाए, लगभग समझिए कि इसको करने में कुल खर्च 50,000 रुपया का मेरा 2 एकड़ में है और लगभग समझिए कि 2 महीना हार्वेस्ट के बाद में कितनों कम रेट रहे करेला का, तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया मेरा कुल आमदनी होगी। अगर कुल आमदनी में मैं 50,000 रुपया घटा देता हूं या तो 1 लाख रुपया भी घटा देता हूं, तो मुझे शुद्ध मुनाफा के रूप में 2 लाख रुपया मिलेगा। शाक सब्जियों की खेती कर प्रदेश के सफल किसानों में अपना नाम दर्ज करा चुके रांची के सफल किसान बैजनाथ महतो इन दिनों ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से करेले की खेती कर रहे हैं। करेला भले ही स्वाद में कड़वा हो, लेकिन बैजनाथ महतो के जीवन में इसने मिठास घोल दी है। जी हाँ, बैजनाथ महतो विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती कर रहे हैं। अभी इनके यहाँ करेले की तुड़ाई चल रही है, जिसे इन्होंने सितंबर माह में लगाया था। अभी ये करेले से 30 क्विंटल का उत्पादन ले चुके हैं और आगे भी इससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। यह जो करेला लगा हुआ है, ड्रिप से ड्रिप की दूरी है 4 फीट की और पौधा से पौधा की दूरी है लगभग 2.5 फीट की। तो करीब 2 एकड़ खेत में मेरा करीब 7,000 पौधा लगा हुआ है करेला का। जब हम खेत तैयार कर रहे थे उस समय, चूँकि यह जो मेरा आप खेत देख रहे हैं पूर्ण रूप में मैं जैविक खेती करता हूँ, उस समय मैं करीब पर एकड़ 12 से 13 ट्रॉली गोबर का खाद यूज किया था और इस करेला को लगाने में करीब बीज हमें
और 1.25 kg के आसपास बीज भी लग गया। जो वैरायटी लगाया है यह है VNR का NT77 और इसका हार्वेस्ट की अवधि भी है 40 दिन में यह हार्वेस्ट हो जाता है। और ये जो लत्तर का फसल है, चाहे खीरा हो या करेला हो, उसमें आप स्टेकिंग देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेकिंग का क्या लाभ है। अगर हम स्टेकिंग के माध्यम से कोई भी लत्तर का फसल करते हैं तो इसमें बहुत लंबा हार्वेस्ट जाता है। स्टेकिंग जो मेरा लगा हुआ है, स्टेकिंग से क्या होता है कि मेरा फल भी तोड़ने में भी हमें सुविधाएं होती है। मेरा फल भी दिखता है कि कहाँ मेरा फल लगा हुआ है। ड्रिप इरिगेशन से समय समय पर हम उसको तो पानी देते हैं और खाद भी देते हैं। और साथ ही साथ जो मल्चिंग लगा हुआ है, मल्चिंग में क्या है कि जो मेरा बेड में कवर किया हुआ है जहाँ तक, वहाँ मेरा खर पतवार बहुत ही कम उगेगा। तो ये तीनों से तो ये लाभ हुआ। साथ ही साथ हम समय समय पर जो भी जैविक दवा है उसका प्रयोग करते हैं और उसे स्प्रे के तौर पर भी करते हैं और फर्टिगेशन में भी करते हैं। और साथ ही साथ गाय का पेशाब भी हम यूज में लाते हैं। और अभी हार्वेस्ट कंटिन्यू चल रहा है और जैसा कि आप हरा भरा देख रहे हैं, मुझे आशा और विश्वास है कि मेरा फसल हार्वेस्ट लगभग 2 महीना चलेगा। इनका कहना है कि फसल के सही प्रबंधन और रखरखाव से ही अच्छी पैदावार मिलती है। इसके लिए ये ड्रिप और मल्चिंग लगाकर खेती करते हैं। ये किसान अपनी फसलों में ज्यादा से ज्यादा जैविक खादों का प्रयोग करते हैं और पौध सुरक्षा में जैविक कीट और रोगनाशों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अगर यदि उसको सिस्टमेटिक ढंग से बढ़िया ढंग से सभी सुविधा को अपनाते हुए अगर यदि किया जाए कुछ भी लत्तर का खेती, तो अच्छा खासा मुनाफा हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पशुपालक भाइयों, आपके पशु स्वस्थ रहें, इसके लिए आपको उनमें होने वाली समस्याओं के प्रति सतर्क रहना होगा। लेकिन अक्सर पशुओं में जूं, चिचड़ों की समस्या देखने में मिलती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए पशुपालक क्या करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर SK शर्मा। राम राम पशुपालक भाइयों, आज हम पशुओं में जो बाह्य परजीवी या उनसे होने वाले जो रोग हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। बाह्य परजीवी जो पशु के शरीर की त्वचा के ऊपर जो है पाए जाएंगे अथवा बालों के अंदर पाई जाए, ऐसे परजीवी जिन्हें हम टिक्स, माइट्स या लाइस कहते हैं, और कई बार मक्खी और मच्छर भी, ये भी पशु को शरीर के ऊपर जो है ये रहते हैं और उसे जो है प्रभावित करते हैं। ये बाह्य परजीवी सीधे सीधे तौर पर भी पशु को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार ये कई जीवाणुओं के, विषाणुओं के वाहक भी होते हैं और एक पशु से दूसरे पशु के अंदर, और कई बार तो पशुओं से मानवों के अंदर भी, मनुष्य के अंदर भी रोग के वाहक का कार्य करते हैं, जिन्हें अपन वेक्टर बॉर्न डिजीज, तो ये वेक्टर का कार्य करते हैं, रोग को फैलाने का कार्य करते हैं। चिपक जाएगी और खून चूसेगी उसका, तो खून चूसने के कारण एक तो पशु को जो है वो डिस्कम्फर्ट फील होगा, असुविधा होगी, उसको जो है वो तनाव की स्थिति में रहेगा, पेड़ पे रगड़ेगा, दीवार पे अपने शरीर को रगड़ेगा, और कई बार इससे घाव भी पशु के शरीर के ऊपर हो जाएंगे। इनसे कई बार कई खुजली रोग, कई त्वचा रोग पशु के शरीर पे उत्पन्न होंगे। पशु की त्वचा जो है मोटी हो जाती है, पशु की त्वचा के ऊपर जो है झुर्रियाँ पड़ जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, पशु के शरीर के ऊपर खुजली होती है, तो ये पशु को नुकसान पहुँचाएंगे, उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाएंगे, उसके उत्पादन को नुकसान करते हैं। खून चूसने के कारण शरीर में खून की कमी भी होगी, तो उससे उसका उत्पादन प्रभावित होगा। मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए पशुपालकों को सचेत होने की जरूरत है। इस मौसम में बाह्य परजीवी से संक्रामक रोगों के प्रसार की संभावना बढ़ जाती है। पशु के शरीर में घटते बढ़ते तापक्रम के साथ खान पान विषय पर लापरवाही पशुओं को रोग की चपेट में ले सकती है। पशुपालक भाइयों, यदि आपका पशु बाह्य परजीवियों की समस्या से ग्रसित है तो इसका उपचार कैसे करें, आइए इस बारे में जानते हैं। पशुपालक भाइयों को इस स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए और पशुओं के शरीर पर बाह्य परजीवियों का प्रकोप नहीं हो, इनका इन्फेस्टेशन नहीं हो, ऐसी जो है सावधानी, ऐसी देखभाल पशुओं की करी जानी चाहिए। तो इसके लिए नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है कि जैसे ही अगर वो देखे कि पशु आवास के अंदर या पशु के शरीर के ऊपर जुएं, चीचड़, मक्खी, मच्छर या माइट्स का प्रकोप है, टिक्स का प्रकोप यदि नज़र आ रहा है, तो उन्हें चाहिए कि
तुरंत वो पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार परजीवी नाशक, बाह्य परजीवी नाशक दवाई का जो है वो प्रयोग करें। ऐसी दवाइयाँ डेल्टामेथ्रिन के नाम से, साइपरमेथ्रिन के नाम से उपलब्ध दवाइयाँ हैं और इनका पानी के अंदर घोल बनाकर अलग अलग मात्रा, जैसे कि क्या कहते हैं, डेल्टामेथ्रिन यदि दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो इसमें हम 2 से 3 ml दवाई, अगर माइट से तो हमें घोल की सांद्रता ज़्यादा रखनी पड़ेगी, हमें 2.5 से 3 ml तक भी दवाई जो है 1 लीटर पानी में घोलनी पड़ेगी। यदि टिक्स का या चीचड़ का प्रकोप है तो 1.5 से 2 ml दवाई के अंदर भी जो है पानी के अंदर घोलने से काम चलेगा। और यदि जूओं का और दूसरे मक्खी मच्छरों का प्रकोप है तो 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में भी घोल लेंगे डेल्टामेथ्रिन की। ऐसे ही साइपरमेथ्रिन की डोज है, ऐसे ही अमितराज की डोज है कि 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी के अंदर आप इसे घोलें। तो पानी के अंदर अपन ने से बढ़िया घोल लिया और घोल के पशु के शरीर के ऊपर हमें ये दवाई लगानी है। अपन स्प्रे कर सकते हैं, परंतु उससे पहले क्या करें, पशु को साफ पानी से नहलाना, क्योंकि पशु के शरीर के ऊपर धूल मिट्टी लगी रहती है, चिकनाई लगी रहती है, तो ये साफ़ हो जाएगी शरीर के ऊपर से। तो उसके बाद आप ये दवाई वाला घोल जो है उसके शरीर के ऊपर स्प्रे कर दो। अगर स्प्रेयर की व्यवस्था नहीं है तो आप कपड़ा गीला करके भी पशु के शरीर पे लगा सकते हैं। कैसे लगाएं कि ऐसा नहीं कि आप उसे नहला रहे हैं तो बालों के ऊपर से डाला और वो पानी जो है नीचे वेस्ट हो रहा है। बालों के विपरीत दिशा के ऊपर बाल खड़े हो जाएँ, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये दवाई जो है ये उसकी त्वचा को टच करे, स्पर्श करे। दवाई जो है त्वचा के ऊपर लगे, नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं तो बाल खड़े होंगे और दवाई जो है उसके त्वचा को टच करेगी। इतनी मात्रा में लगाएं कि वो भीग जाए। और विशेष तौर से कहाँ लगाएं, गर्दन पे लगाएं। गर्दन पे सबसे ज़्यादा जो है माइट्स का और टिक्स का प्रकोप होता है। कहाँ लगाएं, थन और जो पिछले वाले पैरों के बीच वाली जगह वहाँ पे लगाएं, पीठ पे लगाएं, है ना, पेट के नीचे वाले सिरों पे लगाएं, पूंछ के आसपास वहाँ लगाएं। घर में हर मवेशी के लिए काफी जगह होनी चाहिए। पशुशाला की नियमित सफाई और समय समय पर फिनाइल या दूसरी दवाओं के घोल से उसकी धुलाई आवश्यक है। पशुशाला से गोबर और पशु मूत्र जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गड्ढे में हटा देने का इंतजाम किया जाए। मवेशियों को प्रतिदिन टहलने फिरने का मौका दिया जाए। उनके शरीर की सफाई पर पूरा ध्यान दें। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के कृषि मौसम समिति के वैज्ञानिकों द्वारा मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के किसानों को कुछ सलाह दी जा रही है, जो इस प्रकार है। धान के परिपक्व फसलों की कटाई के लिए मौसम अनुकूल है, अतः पकी हुई फसलों की कटाई एवं मड़ाई का कार्य शीघ्र पूरा करें। खेत की कटाई के उपरांत धान के ठूंठ डंठल को शीघ्र सड़ाने हेतु 20 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। मौसम के दृष्टिगत सिंचित दशा में गेहूं की बुआई के लिए तापक्रम अनुकूल है, अतः बुआई का कार्य प्रारंभ करें। गेहूं की बुआई के लिए यदि खेत तैयार है तो क्षेत्रीय प्रजातियों PVW 343, UP 2338, WH 542 के 9107, K 9006, HP 1731, NW 1012, UP 2382, HUW 468, PVW 443, SD 2733, HD 2824, K 307, K 9423 एवं मुसर भूमि के लिए संस्तुत प्रजातियां NW 1067, KRL 210, KRL 213 आदि में से किसी एक प्रजाति के बीज खाद की व्यवस्था करें। आगामी सप्ताह में वर्षा की कोई संभावना नहीं है, अतः किसान भाई विलंब से बोई गई तोरिया की फसल से हल्की सिंचाई कर उचित नमी बनाए रखें। तोरिया की फसल में आरा मक्खी एवं बालदार सूड़ी का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है, अतः किसान भाई इसके नियंत्रण हेतु मेलाथियान 50 EC 1.5 लीटर हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मटर के लंबे पौध की प्रजातियां के लिए 80 से 100 किलोग्राम हेक्टेयर व बौने प्रजातियों के लिए 125 किलोग्राम हेक्टेयर बीज पर्याप्त है तथा बीजोपचार के लिए राइजोबियम कल्चर तथा PSB से उपचारित करने के बाद बुआई करें।
चने की देशी संस्तुति प्रजातियां अवरोधी पूसा 256, KWR 108, DCP 92-3, KDG 1168, K 850 तथा काबुली चने की संस्तुत प्रजाति HK 94, 134 आदि में से किसी एक प्रजाति के बीज एवं खाद की व्यवस्था कर बुआई का कार्य प्रारंभ करें। चने के छोटे दानों का बीज 75 से 80 किलोग्राम हेक्टेयर व बड़े दाने की प्रजाति का 90 से 100 किलोग्राम हेक्टेयर बीज पर्याप्त है। आलू की फसल की संस्तुत प्रजातियां कुफरी बहार, कुफरी सतलज, कुफरी आनंद, कुफरी चिपसोना 1 तथा कुफरी सूर्या आदि प्रजाति की बुआई शीघ्र पूर्ण कर समाप्त करें। आलू के फसल में चेचक रोग से बचाव हेतु कंदों को 100 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या बोरिक एसिड को 10 लीटर पानी घोल बनाकर छिड़काव करें तथा अंकुरित बीज को उपचारित न करें। रबी सब्जियों यथा मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर, पालक, सोया, मेथी, धनिया आदि की बुआई प्रारंभ करें। प्याज की संस्तुत प्रजातियां कल्याणपुर, लालगोल, पूसा रत्नार, एग्रीफाउंड लाइट रेड तथा संकर प्रजातियां एक्सकेलिवर, बरगंडी, केपी, ओरिएंट, रोजी आदि में किसी एक प्रजाति की नर्सरी डालें। गोल बैगन, मध्यकालीन फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च तथा टमाटर आदि की तैयार पौध की रोपाई यथाशीघ्र करें। बैगन, मिर्च तथा फूल गोभी, पत्ता गोभी व टमाटर आदि फसलों की निकाई गुड़ाई करें। वर्तमान मौसम की परिस्थितियों में सब्जियों पर कीड़ों का प्रकोप सर्वाधिक होता है, अतः किसान भाई इसके नियंत्रण हेतु नीम ऑयल के 1.5 से 2.0 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर 8 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव साफ मौसम पर करें। आम में गुम्मा व्याधि का संक्रमण होने पर 200 ppm NAA 900 मिलीलीटर 200 लीटर अथवा प्लेनोफिक्स 4 मिलीलीटर 9 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। पपीते के बागों में पत्ती सिकुड़न रोग के लक्षण दिखाई दे रहे, अतः इसके नियंत्रण हेतु मैकोजेब 2 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रात्रि तापमान में धीरे धीरे गिरावट हो रही है, अतः नवजात बछड़ों को सुबह व शाम के समय ढक कर रखें। जिन पशुओं में FMD रोग के टीके नहीं लगे हैं, उन पशुओं में तत्काल टीकाकरण करा लें, ताकि आपका पशुधन स्वस्थ रहे और उससे लगातार आपको सही उत्पादन प्राप्त होता रहे। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चौखड़ा, जिला सिद्धार्थनगर के कृषक सोनू यादव ने। यह कंबाइन हार्वेस्टर यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सोनू यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कि हमारा धान तो पकने वाला है, तो अब सबसे जो हमारा अगर हम समय पे अगर कटाई कर ले और खेत को खाली कर ले तो हमारा जो रबी क्रॉप होगा वो समय पे बुआई हो जाएगा। तो इसको अगर देखते हुए हम करें तो हमारी जो कटाई यंत्र है वो रीपर है, रीपर कंबाइनर है, कंबाइन हार्वेस्टर है। किसान भाइयों, आजकल कृषि में मशीनरी का प्रयोग अधिक हो रहा है और अभी फसलें कटाई के लिए तैयार हो गई हैं एवं कटाई भी चल रही है। ऐसे में कटाई के लिए मजदूर कम मिल पाते हैं और फसल की कटाई में देरी होती है। इसीलिए किसान अगर फसलों की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करे तो उनकी लागत में कमी आती है। इसके साथ ही कटाई एवं गहाई का कार्य भी जल्दी हो जाएगा। तो कंबाइन हार्वेस्टर से हम लोग देखते हैं कि कटनी के साथ साथ हम लोग उसको इकट्ठा भी कर लेते हैं और वो कटनी से लेकर के हम लोग उसको क्लीनिंग ग्रेडिंग कर करके हम लोग ट्रॉली में जमा भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर हमारा है तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने कटर बार की चौड़ाई है, उस हिसाब से उसकी दाम तय होती है और उसका कैपेसिटी भी तय होता है। अगर हम 2.5 मीटर का या 2 मीटर का या 1.5 मीटर का जो भी बाजार में अवेलेबल है हम लोग लेते हैं और उस हिसाब से उसका दाम भी फिक्स होता है और उस हिसाब से आपका कैपेसिटी भी उसका डिपेंड करता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हमें उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatab@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।